हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी, तो आपके बीच के माध्यम से और जो विद्यार्थियों ने, जो प्यारे रीत के विद्यार्थियों ने जो मुझे बीच के माध्यम से जो एक मोटिवेशन दिया, तो आज मैं आपको इन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, सभी दोस्तों के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और हमें उसको डिटेल में पढ़ना है और बड़े आनंद के साथ में पढ़ना है। और दोस्तों, ये आपका बहुत बड़ा प्यार है कि मुझे इतना बड़ा मोटिवेशन मिला और उसी से प्रेरित होकर के मैं आपको आज का एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और तो आइए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो टॉपिक डाल दिया है मूल अधिकार। मूल अधिकार तो जिसे अपन मौलिक अधिकार कह सकते हैं और मूल अधिकार भी कह सकते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। और हम देखते हैं, क्योंकि एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें इसको डिटेल पढ़ना है, लेकिन कई बार ऐसा अच्छा प्रश्न पूछता है जहां अपन सोच भी नहीं सकते, तो उस प्रश्न को बड़े तरीका से सुनना है। क्योंकि अब हम चलते हैं और मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात आपको बतानी है, और वो है ह्यूमन राइट। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ह्यूमन राइट, इसका मतलब है ये मानव अधिकार है। मानव अधिकार। तो इससे पहले कि मैं इन्हें समझाऊं, मैं सबसे पहले आपको ये समझाने जा रहा हूं कि मानव अधिकार होते क्या हैं। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर के आता है। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। एक बात तो मैं सुनना कि इस दुनिया में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो हमारे देश दुश्मन चीन का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो रूस का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो भारत का हो, वो यदि जन्म लिया है उसने, तो 100% वो कुछ अपने जन्मजात अधिकार लेकर के आया है। ये जो जन्मजात अधिकार है, इन्हें किसी देश की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी भूमि जो उनको मिली है इस समय, तो वो इस दुनिया में जैसे ही उसने जन्म लिया है, तो 100% वो अधिकार लेकर के आया है। तो वो किसी संविधान की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो किसी देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने जन्म लिया है तो उसको 100% अधिकार लेकर के आया है, और उसको अधिकार है जीने का अधिकार। और इस जीने के अधिकार को उससे कोई नहीं छीन सकता। जीने का अधिकार वो लेकर के आया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। एक बार दोबारा सुन लो कि इस दुनिया में जो व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो जन्म के साथ में वो कुछ अधिकार लेकर के आया है, और उन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। जैसे जीने का अधिकार है, उसको कपड़े पहनने का अधिकार है, उसको रोटी मिलनी ही चाहिए, उसको रहने के लिए मकान मिलना ही चाहिए, ये उसका अधिकार है। और इस अधिकार के लिए उसे किसी देश की जरूरत नहीं है, इस अधिकार के लिए उसे किसी संविधान की जरूरत नहीं है, और वो संविधान ऐसा नहीं है कि उसके इन अधिकारों को छीन सकता है। तो ये तो मेरे प्यारे, और इसी लाइन में मैं आपको और एक चीज क्लियर कर देता हूं कि विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था, जिसे आप यूएनओ कहते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स के संबंध में एक घोषणा करी थी, और उस घोषणा को करते हैं मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। तो उन्होंने एक मानव अधिकारों के संबंध में एक घोषणा करी थी, और उस घोषणा को हम कहते हैं सार्वजनिक घोषणा मानव अधिकारों की। तो मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा उसे कहा जाता है। तो उसमें कुछ है क्या, उसमें उस घोषणा में उसमें एक दस्तावेज था, उसमें 32
या 33 उसमें क्या सिद्धांत है, और ये सिद्धांत ये बतलाते हैं कि एक मानव का मार्गदर्शन करते हैं जीने के लिए। इसलिए जो है क्या, ये मानव अधिकार हैं, ये मानव अधिकारों को एक दस्तावेज है, उस दस्तावेज हमें एक निर्देश कर रहा है, हमें मार्गदर्शन करना है और हमें हमारा जीवन कैसे जीना है, यानी कि हमारे अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। जैसे जीने का अधिकार है, रोटी खाने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, उस मकान में रहने का अधिकार है, ये है हमारे। इसीलिए 10 दिसंबर को एक विश्व मानव अधिकार दिवस से मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिर मैंने ये बताया क्यों है। तो मैंने इसलिए बताया है कि कोई भी प्रश्न कितना भी डिटेल आ सकता है, क्योंकि उसमें भी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय अपन के सिलेबस में है, और जब सिलेबस में है तो इनका अंतर्निहित समझना है अपन को, इसलिए मैंने इसको बताया। अब हम बात करते हैं कि ये मूल अधिकार है क्या। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से ये यूएनओ द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें 32 या 33 जो सिद्धांत थे, उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया कि हमें भी जीने का अधिकार है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्तित्व का विकास कर सके, और उस व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार हमें मिले हैं वो किसने दिए, वो आपको दिए हैं संविधान में। किसने दिए हैं? संविधान में। तो संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, तो संविधान ने एक तरफ तो है जनता, एक तरफ क्या है जनता, और इस जनता को उन्होंने दिए हैं मूल अधिकार। क्या दिए हैं? मूल अधिकार। ये किसने दिए? जनता ने। अब सॉरी, ये जनता को संविधान में क्या दिए? अधिकार। और ये अधिकारों का जो उल्लेख है वो है भाग 3 में, भाग 3 में। और इनका यदि अनुच्छेद की हमें बात करूं तो अनुच्छेद हैं आपके 12 से लेकर के 35 तक। आपको कुछ नहीं करना कि मौलिक अधिकारों को उल्लेख है तो यहाँ तो आपको ये करना, अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई की समानता का अधिकार है, कोई कहता है 12 से लेकर 18 तक, कोई कहता है 14 से लेकर 18 तक, आपको कुछ नहीं करना है। यदि मौलिक अधिकारों को यदि उल्लेख आता है वो सीधे सीधे आपको लिखना है 12 से 35, इसमें कोई दोहराए नहीं है, आपका सीधे आंसर जाएगा 12 से 35 में। अब है क्या है, चूंकि इन अधिकारों का जो स्रोत है वो संविधान, इसलिए इसका नाम है मूल। और अधिकार है क्या? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, जिसे संविधान देता है और राज्य उसको स्वीकृति प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं अधिकार। और इन अधिकारों को जो स्रोत है वो क्या है? संविधान है, इसलिए हमें इसका नाम दिया है मौलिक अधिकार। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करूं तो वो कब से कब है? 12 से लेकर के 35 तक। ये क्या, अब ये जो अधिकार हैं, ये जो अधिकार है, इन अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का इनको कहते हैं मैग्ना कार्टा। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न उभर रहा होगा कि ये मैग्ना कार्टा क्या है? भाग 3 दोबारा देखो, ये जो संविधान है, ये जो मूल अधिकार हैं, यानी कि मूल अधिकारों का भाग कौन सा है? 3 है। तो ये जो भाग 3 है या जो मूल अधिकार है, मौलिक जो अधिकार हैं, जो भाग 3 में है, इसी को हम कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। अब प्रश्न ये है कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध, इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता द्वारा, इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता द्वारा जो अधिकारों की मांग की गई थी, उन्होंने एक आंदोलन किया, उन्होंने एक क्रांति की, तो इससे वो राजा मजबूर हो गया और मजबूर हो करके उसने ये महसूस किया कि इनको कौन कौन से अधिकार लिखित में दिए जाएं, और उन्होंने लिख करके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था उसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो इसी प्रकार से अब दैनिक जीवन में आपको भी जो अधिकार दिए जाते हैं, जो लिखित में दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा, इसलिए इसका नाम है मैग्ना कार्टा। एक बार दोबारा सुन लो,
इंग्लैंड की जनता द्वारा इंग्लैंड के राजा के विरुद्ध में अपने अधिकारों की मांग को लेकर के जो आंदोलन किया गया था और उन्होंने जो क्रांति की, उस क्रांति से मजबूर हो गया इंग्लैंड का राजा। तो उसने ये महसूस किया कि इनको कौन कौन से अधिकार दिए जाएं, और उन्होंने लिख करके जो अधिकार दिया था उसे हम कहते हैं एक दस्तावेज, और उसी दस्तावेज को कहा जाता मैग्ना कार्टा। तो लिखित में एक दस्तावेज है। इसी प्रकार से आज की तारीख में जो हमें भी जो अधिकार दिए जाते हैं, जो लिखित में हम लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अधिकारों का दस्तावेज। तो है क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, अधिकारों की एक मैग्ना कार्टा है, अधिकारों का एक दस्तावेज है, इसलिए इसको हम कहते हैं। अब देखो हमारे जो मूल संविधान है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। और आप सभी इस ज्ञान के देवी देवता हैं, और इन ज्ञान के देवी देवताओं को ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि हमारा जो मूल संविधान है, इस मूल संविधान में जो हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। और अब मैं बात करूं कि इस वर्तमान में हमारे पास में है 6 अधिकार। अब प्रश्न ये है कि हमारा जो एक अधिकार था वो गया था। तो एक जो अधिकार है और वो है संपत्ति का अधिकार। उस अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये 44वां एक संविधान संशोधन हुआ था, और ये हुआ था 1978 में। 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था? 1978 के तहत। और इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और जो किसमें लगा? 300A, एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। दोबारा देखो, 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1978। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तुम्हें जरूर समझना है, बड़े प्यार से समझना है, और बड़े धैर्य से समझना है कि यदि ये लागू हुआ है तो ध्यान रखना 1979 आएगा। इसलिए ये गलती मत कर देना, क्योंकि तुम्हें वहीं से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं जहां तुम बुरी तरह से फंसोगे, इसलिए फंसना नहीं है। अगर आपसे यह पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ संपत्ति का, तो ये कब लागू हुआ था? 1979 में। लेकिन संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और लागू होता है तो कब होता है? 1979। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ गलती नहीं करनी है। प्रश्न ये है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपको बड़े धैर्य से इसका जवाब देना है। प्रश्न क्या है पहले ये समझना है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार है। प्रश्न ये है, संपत्ति का अधिकार है, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार पहला इसका ऑप्शन है। बी ऑप्शन है विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, और ऑप्शन सी है संवैधानिक एवं विधिक अधिकार दोनों। और दिख रहा होगा। और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। एक बार दोबारा सुन लो, यदि बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल के सुना रहा हूं, क्योंकि आपकी कान आपकी ज्ञानेंद्रिय है और ये ज्ञान विज्ञान का अर्जन करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जरा ध्यान से सुनना कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, और दूसरा ऑप्शन है विधिक अधिकार, और तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक एवं विधिक अधिकार दोनों, और चौथा ऑप्शन है मौलिक अधिकार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा, और मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। एक बार जवाब दीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। मुझे मालूम था और मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम इसका आंसर दोगे विधिक अधिकार। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये विधिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा संवैधानिक एक मौलिक एवं विधिक अधिकार दोनों। अब इसको भी सुन लीजिए क्यों। संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं? जिसका संविधान में उल्लेख हो उसे हम संवैधानिक कहते हैं, और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं हो उसे हम वैधानिक कहते हैं, जिसे संसद द्वारा निर्मित किया जाता है। इसी प्रकार से ध्यान, जब हमने 300A
यदि यानी अनुच्छेद बनाया है, विधिक अधिकार बनाया है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में कर दिया, इसलिए संवैधानिक है और विधिक अधिकार है ही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा धैर्य से सुनना, क्योंकि हमने जिस जब इसका उल्लेख कर दिया है, यदि ए बड़ा है तो समझ लो एक अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो संविधान में उल्लेख है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है। हम संसद ने बनाया है, इसलिए विधिक अधिकार है, इसलिए आंसर दोनों है, इसलिए ध्यान नहीं फंसना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अगली वीडियो आने वाले दिन बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना है और मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको इसमें अपने हिसाब से कमेंट डालने हैं। तो आपको थैंक यू सो मच, वेरी वेरी सो मच। देखना तो सही है।